दोस्तों एक घर होता है, उस घर में से इतनी तेज दुर्गंध आ रही है, यानी कि इतनी तेज और तीखी बदबू आ रही है कि किसी का भी वहाँ टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों वहाँ आसपास के जो भी घर है वो सभी लोग अब बहुत ज़्यादा शिकायतें पेश करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों आखिर उस घर में ऐसी क्या बात थी, उसको जांचने की किसी की हिम्मत तो पड़ती नहीं, यानी कि उस घर में से कोई भी व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ता कि आखिर वहाँ पर कोई हो जिससे वो लोग कुछ कह सकें। इसीलिए अब सभी लोग वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनके पास एक लिखित संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि भाई उनकी कॉलोनी में बहुत ही तेज बदबूदार एक घर है, तुम लोग यहाँ आइए और बस उस घर को देखिए। दोस्तों जैसे ही वह टीम को खबर मिलती है, अब वह पूरी टीम इकट्ठी होती है और अब सीधी पहुंच जाती है उस घर में जहां से वो तेज दुर्गंध आ रही होती है। दोस्तों सभी स्वास्थ्य कर्मियों के नाक पर मास्क होता है और बस वो वहां पर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर यह बदबू कहाँ से आ रही है। दोस्तों वो लोग काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं और वहाँ आवाज़ दे रहे होते हैं कि आखिर कोई तो हो इस घर में जो कि बाहर निकल कर आए, आखिर इस घर में क्या हो रहा है। दरअसल उस घर का जो दरवाजा होता है वह अंदर से बंद होता है। दोस्तों उन कर्मचारियों के बहुत ज़्यादा शोर मचाने के बाद अब उस घर में से एक महिला बाहर झांकती है। दोस्तों वो लोग उस महिला को देखकर बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। आखिर एक ऐसी महिला जहां पर लोगों से मास्क लगाकर टिकना भारी हो रहा है, वहां पर वह महिला ऐसे खड़ी है जैसे बिल्कुल सामान्य सी बात हो। दोस्तों वो लोग अब उस महिला से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पर वह महिला जवाब देती है कि मेरा नाम रेखा है और इस घर में उसके पति जो कि आराम कर रहे हैं। दरअसल उनके पति अभी कोमा में हैं और कोमा में होने की वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज चल रहा है। जब सभी स्वास्थ्य कर्मचारी पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी दुर्गंध यानी कि बदबू क्यों आ रही है, तो वो महिला साफ इनकार कर देती है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी बदबू नहीं है। दोस्तों अब सारे स्वास्थ्य कर्मचारी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये महिला क्या कह रही है। दोस्तों उस महिला ने एक ऐसी साड़ी पहनी हुई थी जिस साड़ी को देखकर लग रहा था कि वाकई में ये चमकदार साड़ी तो है, लेकिन इस साड़ी को लगभग 1 साल से धोया ही नहीं गया है। यानी कि वहाँ होने वाली हर बात वाकई में हैरान कर देने वाली है। दरअसल वहाँ पर होता क्या है इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों आपसे विनती, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आइए घटना को जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाली ये जो कहानी है ये सामने आई है कानपुर देहात से। दोस्तों कानपुर देहात का एक गाँव होता है और दोस्तों उस गाँव में जो रहने वाले वो लड़का है जिसका नाम दीक्षित है। दीक्षित बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी तरीके से रहने वाला वह लड़का है और वह लड़का लगातार अपनी पढ़ाई कर रहा है। और दोस्तों उसकी पढ़ाई के कारण अब उसकी एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है और उसकी नौकरी लगती है अब बैंक में। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और जब उसकी बैंक में नौकरी लग जाती है तो उसके माता पिता, आस पड़ोस, उसके सभी रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश होते हैं कि वाकई में उनके उस बेटे ने अपना सपना पूरा कर दिखाया। और दोस्तों देखते देखते वह लड़का दीक्षित बहुत ही अच्छी ढंग से कमाने खाने लगता है, उसके बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से मदद करने लगता है। दोस्तों अब दीक्षित जो कि ठीक ढंग से कमाने भी लगा था, अच्छी तरीके से जवान हो गया था और दोस्तों अब उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता यानी कि उसके विवाह के लिए एक सुंदर सी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्दी उन माता पिता को एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी सुंदर संस्कार वाली वह लड़की जिसका नाम रेखा होता है। दोस्तों उस रेखा के फोटो को देखते हुए दीक्षित शादी के लिए हाँ कर देता है अपने माता पिता से और कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको ये लड़की पसंद है अपनी बहू के रूप में तो बिल्कुल आप उस लड़की से शादी करवा दीजिए। बस रिश्ता तय होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और दोस्तों अब जो वह रेखा है वह दीक्षित की दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। और दोस्तों
जैसे रेखा उस घर में आती है, रेखा ने अपने संस्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। वह अपने सास ससुर की, अपने पति की जितना उससे हो सकता था उससे भी ज़्यादा सेवा करती थी। यानी कि बहुत अच्छे ढंग से प्यार से बोलना, वो प्यार से सभी की सेवा करना, बहुत ही सुंदर उनका हालात बदल रहे थे। दोस्तों, जिस प्रकार से रेखा उस घर में आई थी, वाकई में उसके सास ससुर उसको अपनी बेटी मानने लगे। इतनी सुंदर और संस्कारवान लड़की आज के समय में होना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, उस रेखा ने उस पूरे परिवार को ऐसे संभाल लिया था जैसे कि कोई माँ अपने पूरे परिवार को संभालती है। दोस्तों, उस दीक्षित नाम के लड़के का अब ट्रांसफ़र हो जाता है और यह ट्रांसफ़र जाता है कानपुर में। कानपुर शहर जो कि काफ़ी बड़ा विशाल शहर है, उस शहर में एक शाखा होती है उस बैंक की, और उस बैंक की शाखा में अब दीक्षित का ट्रांसफ़र हो गया और वह वहीं पर नौकरी करने लगता है। वह अपने गांव से रोज़ रोज़ भागता है उस बैंक के लिए। इसलिए उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम एक काम करो, तुम अब वहीं कानपुर में किराए पर रहना शुरू कर दो और वहाँ पर अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाओ। वह बहुत अच्छी लड़की है, उसने हमारी सेवा तो बहुत करी है, लेकिन अब वह तुम्हारी अच्छे ढंग से सेवा करेगी और तुम ऐसे रोज रोज मत घूमा करना। दोस्तों, अब फिर क्या था, दीक्षित को जैसे उसके माता पिता से अनुमति मिल गई थी, दीक्षित अपनी पत्नी को लेकर अब कानपुर आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर वो किराए के लिए एक ऐसे मकान को चुनते हैं जो मकान कॉलोनी से बाहर यानी कि अकेला बना हुआ है। वहाँ पर वो लोग 3,000 रुपये महीने के किराए से उस मकान को किराए पर ले लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर वह दीक्षित अपनी पत्नी रेखा के साथ रह रहा था, यानी कि अब सभी लोग बड़ी हैरानी से देखते हैं कि ये कितनी सुंदर औरत है इस आदमी की। यानी कि ना तो किसी से उसकी फालतू की कोई बातचीत होती है, वह ना ही घर से बाहर निकलती है। बहुत ही सुंदर और संस्कारवान वह लड़की रेखा होती है। और रेखा जहाँ एक और अपने पति दीक्षित से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसी तरह से अब दीक्षित भी अपनी पत्नी रेखा को बहुत चाहता था। दोस्तों, इस प्रकार से उन दोनों का प्यार बहुत ही खूबसूरत तरीके से पनप रहा होता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका प्यार पनप रहा है, सभी लोग बस यही दुआएं करते हैं कि इनके प्यार को किसी की नज़र ना लग जाए। दोस्तों, एक शाम जब वह दीक्षित अपने घर नहीं लौटता है बैंक की ड्यूटी से, तो यहाँ पर उसकी पत्नी रेखा बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, आखिर उसके पति अब तक क्यों नहीं आए हैं। और दोस्तों, देखते देखते रात हो जाती है और शायद अब रेखा सोच रही होती है कि शायद उनको कोई वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम लग गया है, वह इसीलिए नहीं आए हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर रेखा खाना खाकर तो सो जाती है, लेकिन जब सुबह तक उसके पति उनके घर नहीं लौटते तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह बस अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने का रुख कर लेती हैं। दोस्तों, वह पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस वालों के सामने अपनी जो व्यथा है वह रो रही होती है। वह कह रही होती है कि उसके पति कल रात से घर नहीं लौटे हैं, वो कहाँ गए हैं। उनका फ़ोन मिलाने की उसने पूरी कोशिश करी है, लेकिन उनका फ़ोन तो बज रहा है लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा है। दोस्तों, पुलिस भी अब उस लड़के का नंबर लेती है और उस पर फ़ोन करती है। कुछ समय तक तो वहाँ पर घंटियाँ जा, लेकिन उस फ़ोन को कोई भी नहीं उठा पा रहा है। अब सभी लोग बड़े ही हैरान होते हैं और पुलिस अब उस लड़के दीक्षित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ही रही थी। दोस्तों, वहाँ पर एक व्यक्ति भागा हुआ आता है और वह कहता है कि साहब, वहाँ जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ रोड के किनारे एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। दोस्तों, पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस अब तुरंत प्रभाव से उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ से उस लड़के की बॉडी को बरामद करते हुए उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जब उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर जब उस लड़के का चेकअप करते हैं तो उस लड़के को मृत पाते हैं और वो अब उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, जैसे उस लड़के को मृत घोषित किया जाता है, वह उस लड़के के बारे में सारी जो खबर है वह सुन जाती है। रेखा को पता चल जाता है कि अब जो उनका पति दीक्षित है वह इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, जैसे ही रेखा इस बात को सुनती है, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और अचानक से एक सख्ते में आ जाती है। वह अब वो अंदर हॉस्पिटल में जाती है और कहने लगती है कि इनको क्या हुआ है भाई, बता तो दो। यहाँ पर डॉक्टर उनसे कुछ भी नहीं कह पाते और बस अब पुलिस बहुत ही
ढंग से हिसाब से उस लड़के की उस डेड बॉडी को लेकर उसकी पत्नी को दे देती है और उसे कह देती है कि इस बॉडी को ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर देना। दोस्तों यहाँ पर वह जो रेखा है वह अपने पति की उस डेड बॉडी को लेकर आ जाती है अपने घर उसी किराए के कमरे में। और दोस्तों यहाँ पर वह अपने उस किराए के कमरे में अपने पति की लाश को उसके बेड पर ही रखती है और उसकी ठीक ढंग से सेवा कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस के बताए जाने पर उसके माता पिता को भी खबर मिल जाती है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो वो लोग भी उस घर में आते हैं और वहाँ रेखा के सामने बैठकर रो रहे होते हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब वह जो लड़का दीक्षित है वह इस दुनिया में नहीं रहा है। दोस्तों इन सब बातों को सुनकर वह रेखा नाम की जो उसकी पत्नी है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वह कहती है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पति तो कोमा में है और उनका इलाज चल रहा है और जैसे उनका इलाज ठीक ढंग से होगा वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं उनको अपने साथ लेकर ही आऊँगी। दोस्तों यहाँ पर वह रेखा गर्म पानी से अपने पति यानी कि उस लड़के दीक्षित के शरीर को पहुँचती रहती, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती और वहाँ पर अगरबत्ती जलाने के बाद वह उसी लाश से लिपट कर उसी बेड पर सो जाती है। और दोस्तों ऐसा होते होते अब वहाँ पर समय बीतने लगता है, कोई भी व्यक्ति उस रेखा नाम की महिला को समझा नहीं पाता। दोस्तों रेखा लड़कर सभी लोगों को वहाँ से भगा देती है और कहती है कि उसके पति को आराम करने दो, उसको परेशान मत करो। सभी लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बस उस लड़की के उस प्रेम को यानी कि उस पत्नी के प्रेम को अपने पति के प्रति देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वाकई में आज के समय में ऐसी भी महिलाएं मौजूद हैं। रेखा को अपने पति की इस प्रकार से उसकी डेड बॉडी की सेवा करते करते सही 1.5 साल बीत जाता है। दोस्तों इस 1.5 साल के बीच में वह कोरोना काल भी होता है जब कोई भी लोग अपने अपने घरों में ऐसे छुपे पड़े थे जैसे कि कोई बाहर नहीं आता है। इन दिनों में वह जो महिला है यानी कि रेखा अपने पति की डेड बॉडी की बहुत ही अच्छे ढंग से देख रेख करती है, गर्म पानी से उसके शरीर को पहुँचती रहती है और बस उसकी अच्छी ढंग से देखभाल करती है और अपने पति के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उनके सीने से लगकर वह सो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे किसी भी डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन होने लगती है तो वह शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। वही हालत हो रही थी उसी दीक्षित के शरीर की और दोस्तों उनके शरीर में बहुत ही गंदी बदबू उठने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर रेखा जिस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही है उसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या करना चाह रही है। दोस्तों जब पड़ोस के उन लोगों की शिकायतें पहुंचती है जन स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास तो वो लोग वहां आते हैं और बस वहां पर शोर मचाते हैं और उनके सामने जब वह रेखा आती है जो कि मैले कुचेले कपड़ों में एक चमकदार साड़ी पहने हुए यानी कि एक ऐसी साड़ी जो कि बहुत गंदी हो गई है लेकिन वह चमकदार तो है। और दोस्तों जिस प्रकार से वह महिला उनके सामने आती है सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वाकई में इस घर में जहाँ पर इतनी तेज गंद बदबू उठी हुई है वहाँ पर जहाँ हमें मास्क लगाने पड़ रहे हैं ये महिला तो ऐसे ही रह रही है। दोस्तों वहाँ पर मौजूद डॉक्टर अब उस महिला को जैसे तैसे उस घर से बाहर आने की कहते हैं। दोस्तों जैसे ही रेखा उस घर से बाहर आती है अब कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसको अब जबरन गाड़ी में बिठाते हुए हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दोस्तों कुछ कर्मचारी अब उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ जो दीक्षित की डेड बॉडी पड़ी थी जो कि पूर्ण रूप से गल चुकी थी वहाँ तो उसका कंकाल ही मौजूद था। दोस्तों वो लोग अब उस कंकाल को बाहर लाते हैं और उसको उसके माता पिता को सौंप देते हैं। दोस्तों इस तरीके से वो लोग अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं और डॉक्टर्स अब उस महिला यानी कि उस रेखा को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार देते हैं और कहते हैं कि यह अब थोड़ी पागल हो गई है, इसको अब एक हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन यह कहानी एक ऐसे प्रेम को बताती है जहां एक पत्नी अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोस्तों जहां पर पत्नियां अपने पतियों को इतनी बार धोखा देकर अपने उस झूठे प्यार के दिखावे के लिए अनेकों बार धोखा देती हैं और बहुत सी तो ऐसी भी है कि अपने अपने पत्नियों को छोड़कर ही भाग जाती हैं अपने तथाकथित प्रेमियों के साथ और फिर वही प्रेमी उनके साथ बहुत ही बुरा असर करता है। दोस्तों थक हार कर हजार तरह की बदनामियों को झेलती हुई वह महिला वापस फिर उसी पति के पास आकर रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसको उनके घर में रख लो।
दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अच्छा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।